नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आपके इस प्रयास के लिए मैं आप लोगों को आज क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, डचों का आगमन। जी हाँ, डचों का आगमन कब होता है, इससे संबंधित जो भी टॉपिक्स है उन सारी टॉपिक्स को एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग यदि पुर्तगालियों से संबंधित उस वीडियो को आप नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो शायद है आपको कहीं अन्य स्थानों पर ना मिल पाए। और आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं कि पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे, डच आए थे। तो इसलिए हमने आप लोगों की डिमांड पर आज जो है डचों से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और उससे पहले हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन देना चाहते हैं। और मोटिवेशन क्या है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जी हाँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है। जी हाँ, हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा। और याद रखना, जो पत्थर से टकराने का इरादा रखते हैं मंजिल उसके कदमों में अपने आप झुकती है। जी हाँ, जो मंजिल से, जो पत्थर से टकराने का हौसला रखते हैं मंजिल एक दिन उसके कदमों में अपने आप गुलाम होती है। और मेरा कहना है, कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम पैदा हो सकते हैं। और कलम में वो ताकत है मेरे प्यारे बंधु जो आपके इतिहास को बदल सकती है, जो आपके जीवन को बदल सकती है, माँ बाप के सपने को साकार कर सकती है, आपके सपने को साकार कर सकती है। वह क्या है, शिक्षा। शिक्षा है, वो कलम है, वो कलम में वो पावर है जो आपके इतिहास को बदलने में पूरी तरह कामयाब हो सकती है। और आज आप लोगों का जो ये सेशन है वो डचों का आगमन है। डच से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं प्यारे मित्रों, आज उसको आप एक पॉइंट में देखेंगे। और क्या देखेंगे कि डचों का आगमन। जी हाँ, डचों का आगमन। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डचों का आगमन कैसे होता है, डच किस देश के निवासी थे, इस पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, डच जो है नीदरलैंड, जी हाँ, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। जी हाँ, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कोई भी पूछेगा कि डच किस देश के निवासी थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे डच। और डचों का आगमन कब होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 1595-96 ईस्वी में। जी हाँ, 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस, जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम आप लोग पॉइंट पर रखिएगा, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में, हाउटमैन, जी हाँ, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान पहुंचता है। कहां पर, सुमात्रा द्वीप पहुंचता है। जी हां, कहां पर पहुंचता है, सुमात्रा द्वीप पहुंच करके और यहां के राजा से संधि करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कहां के राजा से, सुमात्रा के राजा से संधि करने में डच जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि डच, जी हाँ, डच 1595 से लेकर 1601 ईस्वी के बीच में, जी हाँ, 1595 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी के बीच में 15 बार समुद्रिक यात्राएं किया था। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कितनी बार, 15 बार यात्रा किया था। जी हाँ, 15 बार समुद्री यात्रा किया था। और इतनी यात्रा क्यों किया था, आपको बता देना चाहता हूं कि वो सिर्फ व्यापार के लालच से 15 बार समुद्री की यात्रा किया था। पूर्वी देशों के साथ उनका उद्देश्य ये था कि हम पूर्वी देशों के साथ चले और जैसे पुर्तगाली व्यापार करते हैं ऐसे हम इनसे कुछ अच्छा करेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे, इनसे हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे ताकि लोग पुर्तगालियों को भूल करके हमारे साथ व्यापार करें। इस व्यापार के उद्देश्य से जो है डच भारत की ओर अग्रसर होते हैं। और सबसे पहले कहां पहुंचते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा,
सुमात्रा द्वीप पहुंचते हैं। अब अगले पॉइंट पर क्या बात करेंगे कि 1602 ईस्वी में, जी हां 1602 ईस्वी में सारी जितनी भी कंपनियां थी जी, 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की जितनी भी कंपनियां थी उन सारी कंपनियों को एक कर दिया गया। जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां नीदरलैंड से सुमात्रा द्वीप और भारत की ओर जितनी भी अग्रसर होकर आई थी, वहां की सरकार ने क्या किया, 1602 ईस्वी में सारी कंपनियों को एक करके जितने भी साझीदार थे उन सब की कंपनियों को मिला करके एक विशाल कंपनी की स्थापना कर देते हैं प्यारे मित्रों। और उस कंपनी का नाम क्या था, याद रखना, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हां, उस कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हां, कंपनी ऑफ नीदरलैंड। वो सारी जितनी भी नीदरलैंड, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी कंपनियों का नाम पूछ लेता है कि जो कंपनी आई थी डच कंपनी, जो विशाल कंपनी सारी कंपनियों को मिला करके एक कंपनी स्थापित किया गया था, उस कंपनी का नाम क्या था, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हां, और यह सर्वाधिक व्यापार में लाभ करने वाली जितनी भी भारत के अंदर कंपनियां आई उन सारी कंपनियों से सबसे ज्यादा लाभ कंपनी कमाने वाली कौन थी, नीदरलैंड की कंपनी थी। जी हां, नीदरलैंड की कंपनी सबसे ज्यादा जो है लाभ कमाने वाली ये कंपनी थी, याद रखना। अब अगले पॉइंट पर क्या ध्यान करेंगे, आप ये देखेंगे कि 1619 ईस्वी की बात है। जी हां, 1619 ईस्वी में होता क्या है, जी हां 1619 ईस्वी में बैक्टीरिया, जी हां बैक्टीरिया नामक शहर किसने बसाया था, बैक्टीरिया नामक शहर को बसाया था नीदरलैंड के लोगों ने। जी हां, नीदरलैंड के लोगों ने बसाया था जकार्ता। जी हां, जकार्ता में है, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इस जकार्ता के खंडरों पर, जी हां इस जकार्ता के खंडरों पर कौन से शहर को बसाया था, बैक्टीरिया नामक शहर को बसाया था, जकार्ता के खंडरों पर बसाया था। किसने बसाया था, नीदरलैंड के लोगों ने बसाया था, नीदरलैंड के व्यापारियों ने बसाया था। और किस नाम से बसाया था, बैक्टीरिया। और था कहां, याद रखना, जकार्ता के खंडहर पर। जी हां, जकार्ता के खंडहर पर बसाने का कार्य किया है। और प्यारे मित्रों, यदि सेशन पसंद आता है तो आप लोगों के बीच में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और शेयर के साथ में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर क्या देखते हैं प्यारे मित्रों कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया जाता है। अब भारत की बात आती है। जी हां, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछा जाता है कि भारत के अंदर प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया तो आपको बता देना चाहता हूं 1605 ईस्वी में। जी हां, 1605 ईस्वी में कहां पर, मसूलीपट्टनम में। जी हां, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। और मसूलीपट्टनम है कहां, तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, ये मसूलीपट्टनम तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में किया गया था। भारत में दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना 1610 ईस्वी में कहां पर, निजामपट्टनम में। जी हां, निजामपट्टनम में स्थापित होती है। निजामपट्टनम भी कहां है, यह भी तमिलनाडु में है। अब ये देखेंगे कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, सूरत में डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, कोचीन में डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है। एक एक पॉइंट को देखेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाए। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे देखेंगे कि सूरत में डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, 1616 ईस्वी में।
जी हाँ, 1616 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहां पर किया जाता है? सूरत में। अगर सूरत में आएगा तो 16 से 16 ईस्वी में, यदि भारत में आएगा प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में किया गया था। अब इसके बाद प्यारे मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले या तो आप इसको जल्दी में लिख लें, ताकि अब इसके आगे हम फिर से मिटा करके जो है फिर से आपको बताने का पूरा प्रयास करें। स्क्रीनशॉट लीजिए, जी हाँ, स्क्रीनशॉट लें और आप देखेंगे कि इसके आगे क्या देखेंगे। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, जी हाँ, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बंगाल में प्रथम, जी हाँ, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 1627 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, और कहां पर किया गया था? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1627 ईस्वी में किया गया था, पिपली नामक स्थान पर। जी हां, कौन सी जगह है? पिपली नामक स्थान पर किया गया था, पिपली नामक स्थान पर किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में कीजिएगा। और दूसरी बंगाल में डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? बंगाल में दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? 1653 ईस्वी में। जी हाँ, 1653 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? चिनसूरा नामक स्थान पर। जी हाँ, कहां पर? चिनसूरा नामक स्थान पर किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद क्या देखते हैं? कोचीन कहां है? कोचीन केरल में है। और केरल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया जाता है? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कोचीन में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया जाता है? 1663 ईस्वी में। जी हां, कब किया गया? 1663 ईस्वी में कोचीन में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। अब क्या देखेंगे? अब ये देखेंगे कि डच आखिर व्यापार क्या कर रहे थे? मसाले का व्यापार कर रहे थे कि कपड़े का व्यापार कर रहे थे? क्या व्यापार कर रहे थे, उन पॉइंट को देखेंगे, ताकि यहां से प्रश्न आए तो उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएं। तो याद रखना, डच मसाले के स्थान पर कपड़े के निर्यात पर अधिक बल दिया था। जी हां, डच क्या कर रहे थे? कपड़े का व्यापार कर रहे थे, कपड़े का व्यापार करने का कार्य कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था? मसाला के स्थान पर क्या कर रहे थे? कपड़े का व्यापार कर रहे थे। और भारत से भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी किनको जाता है? डचों को जाता है। क्या जाता है? भारत से भारतीय कपड़ों को निर्यात करने का कार्य कौन किया है? तो याद रखना, डचों ने किया है। भारतीय कपड़ों का जो है व्यापार करने का कार्य कौन किया है? याद रखना, डचों ने किया है। अब अगले पॉइंट पर क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ये देखेंगे कि डचों की शक्ति भारत के अंदर कब समाप्त हो गई। जी हां, डचों की शक्ति की समाप्ति कि डच के अंदर भारत की शक्ति कब समाप्त हो गई थी, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, उस पॉइंट से आप देखेंगे, तब ये आपको पता चल पाएगा कि डच आखिर भारत के अंदर समाप्त कैसे हो गए। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि वेदरा का युद्ध। जी हां, कौन? वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। जी हां, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यह युद्ध अंग्रेजों तथा डचों के बीच लड़ा गया था। जी हां, डचों के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन जीते थे? तो आपको बता देना चाहता हूं, वेदरा के युद्ध में। और ये पूछता है वेदरा है कहां? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये स्थान पश्चिम बंगाल में है। कहां पर? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये स्थान है वेदरा।
और यहीं पर बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि अब भारत के अंदर सिर्फ अंग्रेज राज करेंगे। जी हां, बेदरा के युद्ध से किसकी शक्ति समाप्त हो गई थी? डचों की शक्ति भारत से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही निर्णायक युद्ध है। इसीलिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण युद्ध है कि अंग्रेज और डचों के बीच में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिया था। अब डच क्या करते थे? भारत के अंदर से पूरी तरह से उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। अब सिर्फ वो व्यापार कर रहे थे, छोटे छोटे। अब वो भारत के अंदर किसी प्रकार का किलेबंदी कार्य करना बंद कर दिया था। और एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बंगाल में, जी हां, बंगाल में जो डच किला था उसका नाम क्या था? बंगाल में डच किला का नाम क्या था? तो याद रखना, बंगाल में जो डच का किला था उसको गुस्ताउस कहा जाता था। गुस्ताउस के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बंगाल में जो डचों का एक किला था जिसे किस नाम से जाना जाता था? गुस्ताउस कहा जाता था। और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इस सेशन को देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा देंगे। अब इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? पहले पुर्तगाली आए, अब हो गया डच के बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश, डेनिश और उसके बाद कर्नाटक का तीनों युद्ध होता है। जबकि मैंने कर्नाटक के तीनों युद्ध को पढ़ा दिया, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा दिया, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा दिया, शिवाजी को पढ़ा दिया, नदियों के बारे में पढ़ा दिया। और एक एक पॉइंट करके आज कम से कम आप लोगों के बीच में 14 से 17 जो वीडियो हो चुका है वो टोटल साइंस के बारे में हो चुका है। आप लोग यदि अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और हमारे वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सारे साइंस के एक एक टॉपिक्स को आप एकदम चाट लीजिए, पूरी तरह से दिमाग में रट लीजिए। और आपका जो रेलवे में आने वाला जो साइंस से संबंधित प्रश्न बायो से है उसकी सारी खोपड़ी में आग लगाने के लिए उतना ही वीडियो काफी है। और जो भी अभी बचा हुआ वीडियो है प्यारे मित्रों, वो आपके बीच में बहुत जल्द से जल्द आने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।